हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सहगल आज आपके सामने जो आपका भूगोल की जो पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपने सभी ने जो है वो पिछली कक्षाओं में ग्लोब देखा होगा। ग्लोब है क्या चीज है? ग्लोब बेसिकली पृथ्वी का एक नमूना है। नमूना जैसे हम फोटो खींच लेते हैं किसी आदमी की, तो वो उसका एक नमूना होगा कि इस तरह से ये आदमी, इस तरह से इसके फीचर्स हैं। ठीक है, वैसे ही अगर पृथ्वी को हमने रिप्रेजेंट करना हो, प्रदर्शित करना हो, दिखाना हो, तो सारी जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह से, जो आपके सामने ये ग्लोब है, इस तरह से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के नमूने को ही ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब में आप देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करके रखे हैं। इसमें जो नीला रंग होता है वो पानी के लिए होता है। तो ये जितना भी नीला रंग आपको दिख रहा है बेटा, ये सारा का सारा हमारे महासागर हैं, सागर हैं। ये बाकी जो कलर्स हैं ये हमारी जमीन है, भूमि है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ग्लोब थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, पृथ्वी भी हमारी इसी तरह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अक्ष क्या है? ये देखिए, जैसे ये टॉप और ये टॉप, अगर मान लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच कोई इस तरह, हाँ, अगर पॉसिबल होता कि बीचों बीच जो उसका सबसे ऊपरी कोना है और सबसे नीचे का कोना है उनको मिलाना होता, तो हम देखते कि वो लाइन जो थी वो थोड़ी टेढ़ी आती। बिल्कुल सीधा जो है वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये अपना अक्ष नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर का बिंदु और सबसे नीचे का बिंदु जब मिलाते हैं पृथ्वी का, ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास टेढ़ी आती है, तो इसको हम अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल केंद्र में से होकर गुजरते हैं, तो ये अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, इसीलिए ग्लोब भी इसी तरह आपको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ग्लोब में आप देख रहे होंगे, आपने जब भी ग्लोब देखा होगा, इस पर इस तरह की बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। पहली बात तो ये दिमाग में रखें कि ये लाइंस बेटा बिल्कुल ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक लाइनें हैं। ये रेखाएं जितनी भी हैं काल्पनिक, मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए लगाई हैं। ग्लोब पर सिर्फ या मानचित्र पर, पृथ्वी पर इस तरह की कोई लाइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, कौन सी सुविधाएं होती हैं लाइनों की, इन रेखाओं की कौन सी सुविधाएं, ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक है, हाँ, आपकी हमारी देखिए पृथ्वी इस तरह से जो है वो पूरी पृथ्वी ग्लोब। ठीक है, अभी लाइनें लगाई क्यों गई ये हम धीरे धीरे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक रेखा मानी, जो है वो ये रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा। ठीक है, इसको बोला गया भूमध्य रेखा। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है, सिर्फ हमने अपनी सुविधा के अनुसार एक बिल्कुल बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा मान ली और इस रेखा को भूमध्य रेखा बोला। क्यों भूमध्य रेखा बोला? क्योंकि ये रेखा, वो रेखा हमने मानी ऐसी जगह से मानी जहां से पृथ्वी ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में बंट जाती है। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, अब ये पूरी पृथ्वी गोले के रूप में है, गोले के आधे भाग को बोलते हैं गोलार्ध। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो हिस्से मान लिए गए। ठीक है, इसको जो है वो इस दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी इसको बोलते हैं। और इस रेखा को मुख्य अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। अक्षांश रेखा यहां से बोला जाए, यहां ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश, अक्षांश का मतलब है अक्ष का अंश जो है। अक्ष मतलब यहां से जो लाइन जा रही थी, आपके जो अक्ष था पृथ्वी का, ये जो लाइन जा रही है, ये जो अक्ष था, सॉरी, ये कितने डिग्री का कोण इस रेखा से बनाता है? यहां से जो है वो पृथ्वी के केंद्र से
पृथ्वी के इस परिधि का क्या कोण है, यहां का क्या कोण है, उसको हम जो है वो अक्ष का अंश मानते हैं। तो यहां से इस केंद्र से यहां का 0 डिग्री का कोण है, तो 0 डिग्री अक्षांश। मान लीजिए इस पॉइंट को देखेंगे हम, तो यहां पर ये कोई कोण बन रहा है, उतने डिग्री का अक्षांश यहां आ जाएगा। यहां से यहां भी कोई कोण बन रहा है, उतने डिग्री का अक्षांश यहां आ जाएगा। इसी तरह जो कोण इधर बनेगा वैसे ही कोण आपका इधर बन गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये अक्ष अंश मतलब अक्ष पर कितने डिग्री का कोण जो है वो पृथ्वी पर किसी बिंदु से अक्ष का क्या कोण बन रहा है उसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये मुख्य अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आप ध्यान में रखें। इसके आगे हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं हुई क्या, कहां। ये आपका आ गया विषुवत, जो भूमध्य रेखा मैंने बताई, ये भूमध्य रेखा जा रही है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बन जाएगा इस तरह से, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब इसके समानांतर उत्तरी गोलार्ध में भी रेखाएं बनेंगी और इसके समानांतर ही दक्षिणी गोलार्ध में भी रेखाएं मान ली गई, ठीक है। उनको जो है अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के समानांतर, ध्यान रखें अक्षांश रेखाओं की जब भी परिभाषा आएगी, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर या मानचित्र पर जो भी रेखाएं होती हैं वे अक्षांश रेखाएं हैं। अब मैंने बताया था आपको कि अक्ष से बिल्कुल केंद्र से किसी भी बिंदु का कोण देखेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर यहां से ध्रुव का कोण लेना होगा तो ये, सॉरी यहां सीधा नहीं आ पा रहा है, ये जो है आपका 90 डिग्री का बनेगा, ये समकोण बन जाएगा, ठीक है, इस बिंदु से। तो एक एक डिग्री पर चलते चलते इस 0 डिग्री से चले 90 डिग्री पर पहुंच गए, तो एक गोलार्ध में जो है वो कितनी रेखाएं हो गई अक्षांश, ये इस पोर्शन में कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 90, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें 90 रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है एक एक डिग्री के अंतर पर। इसी तरह एक एक डिग्री के अंतर पर दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो 90 रेखाएं जो हैं वो आपके पास उत्तरी गोलार्ध में मिलती हैं और 90 ही रेखाएं आपके पास दक्षिणी गोलार्ध में मिलती हैं। और एक हो गई हमारी 0 डिग्री वाली जो मुख्य रेखा थी, भूमध्य रेखा जिसे बोला जाता था। कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट, अब इनमें से कुछ हमारी महत्वपूर्ण जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, वो क्यों है ये मैं समझाता हूं। 3 रेखाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। भूमध्य रेखा आप समझ गए, ऊपर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो रेखा है, ये आपकी रेखा आपकी बुक में भी यही दे रखा है, ये आपकी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का मतलब 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ। ये उत्तरी अक्षांश क्यों हुआ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा है और इसी माप पर 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम चले जाते हैं तो एक मकर रेखा है, ठीक है। याद रखें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से ये महत्वपूर्ण हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये देखिए यहां माप भी दे रखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। ये कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या क्यों दी गई, क्यों ये मानी गई है, ये मैं आगे समझाता हूं। इसी तरह जब हम उत्तरी गोलार्ध में 66 से 1/2 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डिग्री का माप आप देखेंगे, ये बेसिकली क्या है, पृथ्वी के केंद्र से यहां का जो कोण है, ये जो कोण है ये 66.5 डिग्री का है, ठीक है, ये 66.5 डिग्री का है, इसलिए इसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। इसी तरह अगर आप यहां को कोण बनाएंगे तो ये कोण और ये कोण समान होंगे, ठीक है, ये कोण और ये कोण समान होंगे। तो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध वाला जो रेखा है, अक्षांश है, वो हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जब चारों तरफ घूमेगा तो एक वृत्त बन जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी
अब ये रखी क्यों गई, क्यों इस तरह से ये महत्वपूर्ण है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी किरणें और तिरछी किरणें आपने सुन रखी होगी। क्या मतलब होता है? देखो, किरण तो आ रही है, किरणें तो आपको यहां अगर दिखाई दे रही है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है। सीधे और तिरछे का मतलब है यहां कि जो सीधी किरणें बोलते हैं जिनको हम, वो बिल्कुल सीधी, जहां पर अर्थ, ये देखिए अर्थ का जो भाग है, पृथ्वी का जो भाग है, वो वहां पर बिल्कुल सीधा पड़ रही हैं किरणें। किरणें सीधी ही आती हैं, लेकिन पृथ्वी और किरणों का जब आपस में इंपैक्ट हो रहा है ना, आपस में मिल रही हैं, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट, इसलिए उसको स्ट्रेट रूप में मिल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा एरिया गर्म कर रही हैं। यहां पर वही किरणें देखिए यहां से लेकर यहां तक तिरछा पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी यहां से मुड़ी हुई है, मुड़ रही है। तो उतनी किरणों को यहां कम क्षेत्र गर्म करना पड़ेगा, उतनी ही किरणों को यहां अधिक क्षेत्र गर्म करना पड़ेगा। तो बताइए गर्मी कहां ज्यादा होगी? जहां कम क्षेत्र पर पड़ेगा ना। मान लीजिए आप उदाहरण लेते हैं कि 10 किरणें जो हैं वो 1 किलोमीटर एरिया पर पड़ रही हैं और 10 ही किरणें 6 किलोमीटर एरिया पर पड़ रही हैं। तो 10 किरणें जो हैं जब एक वर्ग किलोमीटर पर पड़ रही हैं तो वहां गर्मी ज्यादा होगी ना। अगर 10 ही किरणें 6 वर्ग किलोमीटर पर पड़ रही हैं तो वहां कम होगी, क्योंकि उनको ज्यादा क्षेत्र गर्म करना पड़ रहा है। तो आप फिलहाल इसी तरह समझें कि जो तिरछी किरणें होती हैं, किरणें सीधी ही आती हैं, तिरछा क्या है? उनका पृथ्वी के साथ मिलना तिरछा है। ये ऊपर और नीचे ध्रुवों की तरफ अगर आप देखेंगे, ये देखिए उन्हीं किरणों को कितना ज्यादा क्षेत्र यहां गर्म करना पड़ रहा है और उन्हीं किरणों को विषुवत रेखा के आसपास कम क्षेत्र गर्म करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इस विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जो गर्मी है वो कम होती जाएगी, तापमान जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए ध्रुवों पर जो है वो बर्फ ही जमी रहती है। दोनों उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर पर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, क्योंकि यहां पर बहुत कम गर्मी पड़ती है। ठीक है जी, हाँ सॉरी, इसलिए ये जो आपका अब क्वेश्चन था कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों डिसाइड की गई हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्षेत्र है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है जितना भी, यहां पर सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। यहां पर क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है, साल भर में जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ये सारा क्षेत्र जो है ये बहुत ज्यादा गर्मी वाला है, इसीलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। उष्ण होता है गर्मी वाला। अब इससे तो 23 डिग्री हमने माप 23.5 डिग्री जो रखा है कि यहां तक 23.5 डिग्री तक जो है वो सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ सकती है। कोई ये कह सकता है एक ही दिन के लिए हो, एक दिन के लिए यहां सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़े जाए, चाहे 2 दिनों के लिए, ये जितना भी क्षेत्र है, इसके आगे सूर्य की किरण कभी सीधी नहीं पड़ती, इसके आगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। यहां जो क्षेत्र ये बनता है 23.5 डिग्री और 66 डिग्री के बीच में, यहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए इसे हम शीत और उष्ण दोनों हैं, शीत भी है उष्ण भी है, ठंडा भी है गर्म भी है, मतलब मध्यम सा तापमान है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध हम बोलते हैं। ये ऊपर भी एक कटिबंध आ जाएगा और यहां नीचे भी आपके पास उसी तापमान में ये कटिबंध आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा कटिबंध 66 डिग्री के ऊपर जो है वो सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर जो है बर्फ ही जमी रहती है उत्तरी ध्रुव के आसपास और दक्षिण ध्रुव के आसपास, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को जो है वो ये अपने आप में सिर्फ बर्फ के महासागर हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव महासागर भी बोलते हैं, और ये शीत कटिबंध है। कटिबंध समझ लें आप, एक एरिया, क्षेत्र, जोन बना दिए हैं। ठीक है, बांट दिया। तो ये मुख्य मकसद था इन अक्षांश रेखाओं का, क्या कि अक्षांश रेखाओं की किसी भी अक्षांश रेखा का अगर माप मुझे पता है, आपको पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि तापमान वहां कम होगा या ज्यादा होगा। अब आप देखें कि अगर 23 डिग्री और 50 डिग्री पर आपसे पूछा जाए कि बताइए कहां गर्मी ज्यादा होगी, तो 23 डिग्री आपने देख लिया यहां होगा, 50 डिग्री ऊपर होगा जाके या यहां नीचे होगा।